हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है 6 स्टेप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये हमारा सेकेंड वीडियो लेक्चर है और इससे पहले जो हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर था उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग नाम के चैप्टर नंबर 1 के अंदर प्रोसीजर एंड प्रॉब्लम के बारे में समझा था। इस टॉपिक के अंदर हम ये समझेंगे कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो 6 बेसिक स्टेप्स हमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं वो 6 स्टेप्स हमारे क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पर हमने स्टेप नंबर 1 के अंदर मेंशन किया है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम का मतलब क्या है? इट मीन्स दैट कि अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम को यदि सॉल्व करना है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले उस प्रॉब्लम को समझना ज़रूरी है। जब आप उस प्रॉब्लम को समझ पाएंगे तभी आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए हमने एग्जाम्पल के माध्यम से एक टास्क भी दिया है जिसमें आपको कहा गया है कि आपको किन्हीं भी 2 नंबर को ऐड करके उसके सम को डिस्प्ले करवाना है। तो आप उसके सम को किस तरह से डिस्प्ले करवाएंगे? विच मीन्स आपको ये सोचना आना चाहिए कि आपको सम ऑफ 2 नंबर के प्रोग्राम को बनाने के लिए टोटल कितने वेरिएबल लेने पड़ेंगे। स्टेप 2 के अंदर इसीलिए हमने मेंशन किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ लिस्ट ऑफ वेरिएबल, विच मीन्स सम एट एनी 2 नंबर्स के प्रोग्राम को बनाने के लिए आपको सबसे पहले वेरिएबल की लिस्ट को डिफाइन करना पड़ेगा। तो अगर हमें 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए हमें टोटल कितने वेरिएबल लेने हैं? हमें टोटल 3 वेरिएबल लेने हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा हमने स्क्वायर बॉक्स बनाया हुआ है और इस स्क्वायर बॉक्स को हम क्या बोलते हैं? तो जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं हमने यहाँ पे लिखा है मेमोरी। तो ये पूरा का पूरा स्क्वायर बॉक्स आपका एक मेमोरी ब्लॉक है और इस मेमोरी ब्लॉक के अंदर हमने छोटे छोटे 3 अलग से स्क्वायर बॉक्स और भी बनाए हुए हैं। तो इन 3 स्क्वायर बॉक्स को हम क्या बोलते हैं? इन 3 स्क्वायर बॉक्स को भी हम मेमोरी ब्लॉक ही बोलेंगे यहाँ पर, जिसके अंदर हमने ए बी और सम नाम की जो चीज़ें डिफ़ाइन की हैं इन मेमोरी ब्लॉक्स के ऊपर, जो हमने ए बी और सम डिफ़ाइन किया है, इन ए बी और सम को हम वेरिएबल बोलते हैं और इन्हीं वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू को स्टोर करवाएंगे। लेकिन उस वैल्यू को आप स्टोर करवाएंगे कहाँ? उस वैल्यू को हम इस बॉक्स के अंदर स्टोर करवाएंगे और इसी बॉक्स को हम मेमोरी ब्लॉक कहते हैं। ओके, ए बी इन दोनों वेरिएबल का जो सम होगा, इनका जो टोटल होगा वो कहाँ पर जाएगा? वो सम नाम के वेरिएबल के अंदर जा कर के इस सम नाम के मेमोरी ब्लॉक में स्टोर होगा। तो अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जो मैं बार बार ये शब्द यूज़ कर रही हूँ वेरिएबल, ये वेरिएबल क्या है? तो वेरिएबल का मतलब होता है एक ऐसी वैल्यू जो कंप्यूटर की मेमोरी में कुछ देर के लिए स्टोर करवाई जाती है। कब तक? तब तक जब तक कि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है। विच मीन्स वेरिएबल इज़ अ वैल्यू which is placed inside the computer's memory for a certain period of time till the program is executing. Now step number 3, output design. Output design का मतलब है कि जब आपने A और B दोनों वेरिएबल की वैल्यू को सम नाम के वेरिएबल में ऐड कर दिया तो जब आपको उसका फाइनल रिजल्ट दिखाना है तो वो आप उसकी फाइनल आउटपुट कहाँ दिखाएंगे? इट्स ऑब्वियस आउटपुट स्क्रीन पर दिखाएंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पर मेंशन किया है दैट एंटर फर्स्ट नंबर। यूज़र यहाँ पे फर्स्ट नंबर को एंटर करवाएगा, वो उसकी अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है वो कोई भी नंबर इनपुट करवा सकता है। हमने यहाँ पर 2 और 2 लिया है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। आप कुछ भी ले सकते हैं। एंटर सेकंड नंबर 2 और सम नाम के वेरिएबल की आउटपुट कितनी आ जाएगी? 4। नाउ स्टेप नंबर 4, प्रोग्राम डेवलपमेंट। प्रोग्राम डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आपको जब अपना प्रोग्राम क्रिएशन करना है तो उस प्रोग्राम क्रिएशन को करने के लिए आपको किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। तो प्रोग्राम डेवलपमेंट के लिए मतलब किसी भी तरह की प्रॉब्लम की सॉल्विंग के लिए हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसकी फ़्लो चार्ट क्रिएशन करनी पड़ती है। और ये जो फ़्लो चार्ट का टॉपिक है ये आपकी जो सी की किताब आपको इशू की गई है उसमें आपके पेज नंबर 6 और 7 पे आप इस टॉपिक को देख सकते हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया पेज नंबर 6 एंड 7। तो पेज नंबर 6 एंड 7 में आप देख सकते हैं ये आपका पेज नंबर 6 है और इसमें आप देख सकते हैं फ्लो चार्ट्स।
व्हाट आर फ्लो चार्ट्स। ये आपका सारा कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक दिया गया है। आप देखिए, अ फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, फ्लो चार्ट आपका क्या है? फ्लो चार्ट आपका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, ऑफ द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। और इसके अंदर जो भी टास्क आप करवाएंगे उसमें आपका कोई भी स्टेप जो है वो छूटना नहीं चाहिए, एक के बाद एक स्टेप आना चाहिए। यदि इसमें आपका कोई भी स्टेप छूटेगा तो आपके प्रोग्राम में एरर आएगा। ओके, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं यही चीज़ हमने यहाँ पर भी डिफाइन की है। देखिए, यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या लिया है, प्रोग्राम डेवलपमेंट के अंदर जो सबसे पहले हमने फ्लो चार्ट, सबसे पहला ये हमारे सारे के सारे जो आपको अलग अलग सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं, ये सिंबल्स आपके हैं क्या? यही बेसिकली हमारे सारे के सारे फ्लो चार्ट सिंबल्स हैं। ओके, और इन्हीं फ्लो चार्ट सिंबल्स को हम क्या कहते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, विच मीन्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए कोई भी चीज़ आपको इजीली समझ में आती है। अब लेट्स से मैं आपको कहूँ कि आपको एक सिंबल लेना है जिसके अंदर आपको स्टार्ट लिखना है, फिर आपको एक और सिंबल लेना है जिसके अंदर आपको इंट num1 एंड num2 लेना है। तो ये चीज़ आपको बोलने के हिसाब से इतनी समझ में नहीं आएगी जितना कि आप इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देख करके समझ पाएंगे। सो दैट्स वाई ये सिंबल हमारे कहाँ मेंशन किए गए हैं, जो पेज नंबर 6 में मैंने आपको ये टॉपिक डिफाइन किया था, ये हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन है। और अपनी ही सी की किताब में आप पेज नंबर 7 में ये सारे के सारे सिंबल जो हैं वो देख सकते हैं। सो देखिए, जैसा कि यहाँ पे सबसे पहला सिंबल आपको दिया हुआ है, ये आपका सिंबल है। देखिए, इस सिंबल को यहाँ पे नाम डिफाइन किया गया है टर्मिनल। ओके, और एग्जाम्पल में इसको यहाँ पे मेंशन किया गया है बिगन, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दैट स्टार्ट एक्शन हियर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके प्रोग्राम की शुरुआत हमेशा इसी सिंबल से होगी। आप इसमें टर्मिनल भी लिख सकते हैं, इसको बिगन भी लिख सकते हैं, और आप इस सिंबल के अंदर स्टार्ट भी लिख सकते हैं। वही सिंबल हमने यहाँ पर भी मेंशन किया है। ओके, यहाँ पे हमने क्या लिखा है? स्टार्ट। आप इस सिंबल को वही कंसीडर कीजिए जो आपके सिलेबस में आपके बुक के अंदर मेंशन किया गया है। देन नेक्स्ट आपको जो सिंबल दिया गया, विच मीन्स ये आपका कौन सा सिंबल कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा स्टार्ट सिंबल और स्टार्ट बटन। ओके, नेक्स्ट आपको जो यहाँ पर सिंबल दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं इनपुट आउटपुट बॉक्स। ये आपका इनपुट बॉक्स है, और इसके बाद जो नेक्स्ट सिंबल है वो हमें दिया हुआ है आउटपुट बॉक्स। अब आप इसे अगर बुक के अंदर स्टडी करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, ये देखिए आपको दिया हुआ है यहाँ पे इनपुट ऑब्लिक एंड देन आउटपुट। तो ये आपका इनपुट आउटपुट बॉक्स है। ओके, इनपुट एक्स एंड वाई, यूजर के द्वारा ली जाने वाली इनपुट हम कहाँ पर एंटर करवाएंगे? इस इनपुट सिंबल के अंदर एंटर करवाएंगे, और उसकी इनपुट की जो फाइनल आउटपुट आएगी उसकी वैल्यू को हम कहाँ प्रिंट करवाएंगे? देखिए, ये आउटपुट आ रही है, उसकी वैल्यू को हम कहाँ प्रिंट करवा रहे हैं? तो इसी आउटपुट बॉक्स के अंदर हम प्रिंट करवा रहे हैं। ओके, सो यही देखिए, यही चीज़ हमने यहाँ पर भी मेंशन की हुई है, इनपुट num1 num2। ओके, इनपुट num1 num2, ये यूज़र के द्वारा, ये इनपुट num1 और num2 क्या है? ये यूज़र के द्वारा ली जाने वाली इनपुट है। ओके, और उसकी जो फाइनल रिजल्ट की वैल्यू होगी वो कहाँ प्रिंट होगी? वो इस आउटपुट बॉक्स में प्रिंट होगी। यहाँ पर हम उसको राइट करेंगे और या उसको प्रिंट करवाएंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेसिंग बॉक्स। ओके, सो नेक्स्ट जो आपको ये नंबर 3 में दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है? ये आपका प्रोसेसिंग बॉक्स है। जो आपको ये पूरा का पूरा यहाँ पे रेक्टेंगल शेप दिखाई दे रही है, ये आपकी प्रोसेसिंग बॉक्स कहलाती है। अगर हम इसे सी की किताब में कंसीडर करें तो आप ये देख सकते हैं, देखिए ये छोटा सा जो बॉक्स बनाया गया है ये आपका प्रोसेसिंग बॉक्स है। ओके, ये आपका प्रोसेसिंग बॉक्स है। देखिए यहाँ पर क्या मेंशन कर रहा है, यहाँ पर इसने आउटपुट बॉक्स में बताया था कि प्रिंट करवाया एक्स और वाई और जेड, एंड देन यहाँ पे एक एरो मेंशन करवा रहा है और फिर बोल रहा है एक्स प्लस वाई। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप x प्लस वाई की वैल्यू को कहाँ पर स्टोर करवाएंगे? z में स्टोर करवाएंगे। ओके, इसीलिए जो एरो है ये आपका लेफ्ट हैंड साइड को जा रहा है। ओके, आप इसको एरो की जगह इज इक्वल टू करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट जो हमारा सिंबल है वो है प्रोसेसिंग बॉक्स। ठीक है, सो जैसा कि मैंने आपको बताया आपका प्रोसेसिंग बॉक्स है। तो
तो यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जो ये आपको फॉर्मूले यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स के फॉर्मूले हैं। ओके, तो ये आपका जो टॉपिक है ये आपके सी की किताब में पेज नंबर 11 पे मेंशन किया गया है, आप इसको देख सकते हैं। ओके, सो ये देखिए यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है, ये आपका पेज नंबर, मैं आपको पहले पेज नंबर दिखा देती हूँ, ये आपका पेज नंबर 11 है। ओके, और जो मैं आपको फॉर्मूलेस बता रही हूँ, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपका num1 इज इक्वल टू num1 प्लस num2 जो है ये आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। num1 इज इक्वल टू num1 प्लस num2, num2 इज इक्वल टू num1 माइनस num2, num1 इज इक्वल टू num1 माइनस num2। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पर स्टडी करें तो देखिए यहाँ पर भी एज इट इज़ वही दिया हुआ है, num1 इज इक्वल टू num1 माइनस num2, num2 इज इक्वल टू num1 माइनस num2, num1 इज इक्वल टू num1 माइनस num2। तो ये हमारे फॉर्मूले हैं जो कि हमें स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स के लिए यूज़ करने हैं। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ भी सकते हैं। देखिए जैसा कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, देखिए जैसा अभी जो नेक्स्ट है, यहाँ पे नेक्स्ट जो सिंबल लिया गया है राइट num1 एंड num2, विच मीन्स प्रोसेसिंग बॉक्स की जो फाइनल आउटपुट होगी वो आपकी इस आउटपुट बॉक्स में आएगी। और देन उसके बाद जो नेक्स्ट सिंबल है वो है हमारा स्टॉप। स्टॉप का मतलब है कि आपके प्रोग्राम की एंडिंग हो चुकी है। इट्स ऑब्वियस कि जब आपने फाइनल आउटपुट दे दी है तो फाइनल आउटपुट देने के बाद अब आपका प्रोग्राम जो है वो क्लोज हो रहा है, तो आप अपने उस प्रोग्राम की एंडिंग को किससे डिफाइन करवाएंगे? तो इट्स ऑब्वियस उसके लिए आपको स्टॉप सिंबल यूज़ करना है, जो ये डिफाइन करेगा कि आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। ओके, सो अब देखिए जैसा कि मैंने आपको ये लॉजिक बताया था, num1 का जो ये लॉजिक है ये क्या है, तो आप इसके क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखिएगा, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है फ्लो चार्ट फॉर स्वैपिंग टू नंबर्स। ओके, आपको दो नंबर की स्वैपिंग करवानी है। फ्लो चार्ट फॉर स्वैपिंग टू नंबर्स विदाउट यूजिंग टेम्परेरी वेरिएबल, बिना कोई टेम्परेरी वेरिएबल लिए हुए आपको दो नंबर को स्वैप करवाना है। स्वैप का मतलब है उनकी वैल्यूज को आपस में बदल देना है। कितने नंबर बोले हैं आपको? दो नंबर। तो देखिए वो दो नंबर कहाँ पे हैं? वो दो नंबर हमने यहाँ पर लिए हुए हैं। num1 की वैल्यू हमने ली है 10, num2 की वैल्यू ली है 5। ओके, अब देखिए अब हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं स्टेप 1 में। तो स्टेप 1 में जो हमने ऊपर वाला लॉजिक था वो सेम एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया है। ओके, उसको एज इट इज़ कॉपी किया है। अब देखिए फॉर्मूला लगाएंगे, num1 इज इक्वल टू num1 प्लस num2। num1 की वैल्यू कितनी है? दैट इज 10 और 2 की वैल्यू 5। तो 10 प्लस 5 टोटल कितना हुआ? 15। तो num1 अब कितना बन चुका है? 15। ओके, लेकिन पहले कितना था? पहले था 10। अब हम इसके ऊपर फॉर्मूला पुट कर रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बोलता है num1 के अंदर प्लस कीजिए num1 प्लस num2। तो num1 कितना हो जाएगा? 15। ओके, तो यहाँ पर हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हुआ। नाउ स्टेप 2। ठीक है, तो स्टेप 2 में देखिए हमने सेम एज इट इज सेकेंड लाइन को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ओके, num2 सेम यही वाली लाइन हमने एज इट इज यहाँ पे पेस्ट की है। num2 इज इक्वल टू num1 माइनस num2। तो num2 इज इक्वल टू num1 कितना है? तो हमने स्टेप 1 में फाइनल आउटपुट कितनी निकाली थी? दैट इज 15। सो 15 माइनस num2 कितना है? ओके, तो num2 कितना है? दैट इज 5। तो 15 माइनस 5 कितना हुआ? सो num2 इज इक्वल टू 10। यहाँ पर हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट हुआ। देखिए हम स्टेप फॉलो कर रहे हैं हर जगह पे। उसके बाद देन स्टेप 3। सो स्टेप 3 में आपको क्या मेंशन किया गया है? देखिए सेम एज इट इज वही थर्ड नंबर का जो रूल है, जो लॉजिक है, हमने एज इट इज यहाँ पर भी पेस्ट किया है। num1 इज इक्वल टू num1 माइनस num2। अब num1 इज इक्वल टू num1 कितना आया? num1 कौन सा num1? सॉल्यूशन वाला num1 नहीं, वो num1 जो हमने स्टेप 1 में निकाला है। तो वो num1 कितना है हमारा? दैट इज 15। और num2 कितना है? num2 कितना है? सॉल्यूशन वाला num2 नहीं, स्टेप 2 का जो आपका स्टेप 2 का num2 है वो कितना है? दैट इज 10। सो 15 माइनस 10
5, तो num1 की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब आप देखिए आपका num1 जो सॉल्यूशन में पहले हमने नंबर 1 और 2 की वैल्यू रखी थी वो कितनी रखी थी, वो हमने रखी थी नंबर 1 के लिए 10। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा num1 कितना बन चुका है 5, लेकिन वो 5 वैल्यू किसकी थी, वो तो थी 2 की। सो इट मीन्स हमारी वैल्यू क्या हुई है, स्वैप हुई है। नंबर 1 था हमारे पास 10 लेकिन वो अब 5 बन चुका है, और नंबर 2 था हमारे पास 5 जो कि अब 10 बन चुका है। और दैट्स वाई वी हैव मेंशन्ड हियर देयरफॉर नंबर 1 इज इक्वल टू 5, नंबर 2 इज इक्वल टू 10। सो इसीलिए हम इसको कहते हैं स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स विदाउट यूजिंग टेम्परेरी वेरिएबल। और स्टूडेंट ये टॉपिक आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ये आप अपने पेज नंबर 11 में इस टॉपिक को देख सकते हैं जो कि आपके एग्जाम्पल नंबर 8 के अंदर मेंशन है। ओके, सो अगर फिर भी किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो वो बच्चा विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकता है। जो अब हमारा स्टेप 5 है वो है टेस्टिंग द प्रोग्राम। टेस्टिंग द प्रोग्राम का मतलब होता है कि आपने सब कुछ तो क्रिएट कर लिया, सारे स्टेप्स आपने फॉलो कर लिए, अब आपको आपके प्रोग्राम को टेस्ट भी तो करना है कि आपके प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं रह गया है। तो उसकी टेस्टिंग को हम रनिंग टाइम पर हम उसको टेस्ट करते हैं। तो ये सेम एज इट इज़ वही है, हमारे मेमोरी ब्लॉक हैं 2, 2 एंड सम में हमारा जो है उन दोनों वैल्यूज़ का टोटल आ जाएगा 4। नाउ स्टेप 6 वैलिडेटिंग द प्रोग्राम। वैलिडेटिंग द प्रोग्राम का मतलब होता है कि आपको आपके प्रोग्राम की वैलिडेशन को चेक करना है। ओके, विच मीन्स ए नाम के वेरिएबल के अंदर हमने 2 वैल्यू रखी, बी में भी 2 रखी, तो ऑब्वियस हमारा फाइनल जो आउटपुट है सम है वो कितना आएगा 4, बिकॉज वैल्यूज़ के अंदर वैल्यूज़ ही ऐड होंगी, इसीलिए हमारे प्रोग्राम की जो फाइनल आउटपुट है वैलिडेशन है वो क्या है, करेक्ट। लेकिन अगर हम स्टेप 2 पे देखें तो ए नाम के वेरिएबल के अंदर तो हमने 2 रखा है, लेकिन बी नाम के वेरिएबल पर हमने सी रखा है, तो सी तो एक कैरेक्टर है, तो वैल्यू के अंदर आप कैरेक्टर को कैसे प्लस करेंगे, दैट्स वाई हमारे प्रोग्राम की यहाँ पर क्या हुई, रिजेक्शन, तो ये वैलिडेटिंग नहीं हो पाई। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे 6 स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही। आई होप सो आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। फिर भी यदि किसी बच्चे की कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं। थैंक यू।